हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, एक कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए ताकि आप भी हमारे साथ साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले और आप चेक कर सके आपके नॉलेज को कि कितनी कंटेंट नॉलेज अभी आपके पास है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चंस को, जहां मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और मेरे साथ साथ आप आंसर देंगे और बाद में आप जज करेंगे कि आपका आंसर सही था या गलत था। रीजन के साथ साथ हम यहाँ क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहां हम बात करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन, अ डैश is one who consumes goods and services for the satisfaction of his wants. That one is, पहला ऑप्शन कहता है कंज्यूमर है, बी ऑप्शन कहता है प्रोड्यूसर है, सी ऑप्शन कहता है सप्लायर है, डी ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ दीज। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 100% आता होगा। तो जल्दी से देखिए आपके अनुसार इसका आंसर क्या है। नाउ अगर आपको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन अगेन। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, ताकि आप लोग फटाफट आंसर्स को समझ सकें। तो आपका जो भी आंसर है आप जल्दी से कॉपी में मेंशन कर लेंगे। फिर अगर आंसर सही हुआ तो 1 नंबर आप अपने आंसर को देंगे और अगर आंसर गलत होता है तो फिलहाल के लिए आप उसको 0 मार्क करेंगे ताकि आप अपनी नॉलेज का फुल टेस्ट ले सकें। तो आइए आप बात करते हैं, वो कौन है जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। देखो, कंज्यूम करना मतलब होता है यूज करना, यानी कि वो कौन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है। तो जो यूज करता है उसको कहते हैं कंज्यूमर। तो पहले का राइट आंसर है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, यूज नहीं करता। और सप्लायर कौन होता है? सप्लायर वो होता है जो प्रोड्यूस्ड गुड्स को सप्लाई करता है। तो यहां बेसिकली अगर हम बात करते हैं, पहले का राइट आंसर है कंज्यूमर। चलिए लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में असर्शन एंड रीजन दिया गया। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। इन क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक होती है जो आपको समझनी है कि पहली बात आपको पढ़ना है असर्शन क्या है, रीजन क्या है, क्या रीजन असर्शन के बारे में है या नहीं है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आप आपका आंसर लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। सो हियर असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। रीजन कह रहा है यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मींस इनहरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी दिया गया है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी दिया गया है, असर्शन एंड रीजन, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। एंड ऑप्शन डी दिया गया है, असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। सो आप जल्दी से आपका आंसर लिखेंगे। वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको इसे दोबारा पढ़ना है। तो आइए समझते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। देखिए, कहा गया कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। इट मींस यूटिलिटी वैल्यू यानी कि जब भी हम किसी को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, यूटिलिटी मिलती है। कंजप्शन हम क्यों करते हैं? ताकि हम उससे वो सेटिस्फेक्शन मिल जाए। यूटिलिटी को हम कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मींस अगर कोई भी कमोडिटी आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रही है तो उसमें यूटिलिटी है। और कंजप्शन हम तभी करते हैं ताकि हमारी वांट सेटिस्फाई हो रहे। अगर भूख लगी है तो हम खाना कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी वांट सेटिस्फाई हो रहे, तो भोजन से हमें मिलता है यूटिलिटी। तो सिंपल वर्ड में कहा जाता है कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। बिल्कुल सही है। तो असर्शन ए इज टोटली राइट। अब आता है रीजन आर, यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मींस इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। बिल्कुल ठीक है। यूटिलिटी वैल्यू वही है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है। तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है और रीजन बिल्कुल डायरेक्ट इसी के बारे में बता रहा है कि यूटिलिटी वैल्यू होती क्या है। तो यहां पर असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है और रीजन असर्शन की ही एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर ऑप्शन ए इज टोटली करेक्ट। जितने बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बट जितने बच्चों का आंसर ऑप्शन ए नहीं है, मेहनत वो भी कर रहे हैं, फिर भी उनको जरूरत है ज्यादा समझने की। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेटमेंट क्वेश्चन, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।
तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। स्टेटमेंट 1 दिया है, प्रोड्यूसर इज वन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। स्टेटमेंट 2 दिया गया है, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स, दस थिंग्स become useful as they acquire utility value in the process of production. Alternatives दिए गए हैं, both statements A, statement 2 both are true, statement 1 and 2 are false, statement 1 is true but the 2 is false and statement 1 is false but the 2 is true. तो जल्दी से आपका आंसर मार्क करेंगे, आपका आंसर क्या है, फिर हम समझते हैं इसके आंसर को। तो ये बिल्कुल सही आंसर की मूव करते हैं क्योंकि आपने पढ़ लिया है। तो आइए हम बात करते हैं क्या सही आंसर। प्रोड्यूसर is one who uses goods and services for the satisfaction of his wants। देखिए लास्ट में लिखा है for the satisfaction of his wants, बिल्कुल नहीं। देखिए प्रोड्यूसर वो नहीं होता जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चीजों को यूज करता है, बल्कि प्रोड्यूसर वो होता है जो इनकम जनरेशन के लिए चीजों को यूज करता है। तो असर्शन यानी कि स्टेटमेंट 1 तो ठीक नहीं है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। Thus things become useful as they acquire utility value in the process of production, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी भी प्रोडक्शन की बात करते हैं, कोई भी चीज बन रही है तो रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, तभी कंज्यूमर उसको यूज करेगा। तो जब फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उन चीजों में यूटिलिटी वैल्यू आ जाती है, किसी न किसी चीज को सेटिस्फाई करने की पावर आ जाती है। इसीलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अब उन्हें कंज्यूमर यूज कर सकता है क्योंकि उनमें यूटिलिटी वैल्यू आ गई है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है लेकिन 2 करेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया गया है बोथ्स आर ट्रू, बिल्कुल नहीं। सेकंड दिया गया है बोथ्स आर फॉल्स, बिल्कुल नहीं। थर्ड दिया गया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द सेकंड इज फॉल्स, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर विल बी डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, डैश इज दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट कंज्यूम्ड। डैश वो पार्ट है इनकम का जिसे कंज्यूम नहीं किया जाता है। ये लॉस है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, सेविंग है। 100% इसका आंसर आपको पता होगा। जल्दी करेंगे। तो आइए इसका सही आंसर है सेविंग। सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है जिसे कंज्यूम नहीं किया जाता, इसे सेव किया जाता है। Now let's go for question number 5. Question number 5 में दिया गया, an expenditure by producers on the purchase of such assets which help to generate income is called production, investment, both A and B, neither A nor B। जल्दी से आपका आंसर लिखेंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर वो एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर करता है उन एसेट्स की परचेज पर जिनकी वजह से वो इनकम जनरेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जब हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, और इसका पर्पस होता है पैसा अर्न करना। तो मनी अर्न करने के लिए अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसको पैसा इन्वेस्ट करना कहते हैं। और उससे हम क्या करते हैं? एसेट्स क्रिएट करते हैं, वो भी ऐसे एसेट्स जो इनकम जनरेशन में हमारी हेल्प करते हैं। सो द राइट आंसर इज बी। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी द फ्रेंच वर्ड इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी द फ्रेंच वर्ड इकोनॉमिक्स। जल्दी से आपका आंसर लगाएंगे। तो आइए चलते हैं इसके आंसर की। उसका आंसर है सी, द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स, बिल्कुल सही है। अगर हम बेसिकली बात करते हैं, देखो इकोनॉमिक्स, इको और नॉमिक्स दो वर्ड से बना है। इको मतलब क्या होता है? इको मतलब होता है होम, एंड नॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो सिंपल वर्ड में हम इसको कहते हैं घर का मैनेजमेंट, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से बना है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो द सेम वर्ड, होम मैनेजमेंट और हाउस मैनेजमेंट, यानी कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने घर को चलाते हैं, यही है इकोनॉमिक्स। और इसका सही आंसर आ रहा है सी। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से असर्शन और रीजन पर बेस्ड है, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में असर्शन दिया गया है, एन एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जिस एक्टिविटी को पैसा कमाने के लिए, लाइवलीहुड कमाने के लिए यूज किया जाता है, उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। रीजन दिया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्केर्स मीन्स। जल्दी से पढ़ेंगे, आपका आंसर क्या सही है,
असर्शन रीजन दोनों सही हैं, और क्या रीजन असर्शन की एक्सप्लेनेशन है? असर्शन रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। जल्दी से आपका आंसर लगाएंगे। तो आइए चलते हैं आंसर की ओर। अगर आपको दोबारा पढ़ना है यू कैन पॉज द वीडियो। तो हमारा सही आंसर होगा, देखिए पहले यहां पर दिया गया असर्शन क्या है, एन एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड और प्रॉफिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक बात है। जब भी हम किसी काम को पैसा कमाने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के मोटिव से करते हैं, लाइवलीहुड कमाने के मोटिव से करते हैं, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। कोई भी काम आप कर रहे हैं, एक शॉपकीपर शॉप चला रहा है पैसा कमाने के लिए, एक रिक्शा पुला रिक्शा चला रहा है पैसा कमाने के लिए, तो जो भी काम हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं वो सारा काम इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्केयर्स मीन्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो रिसोर्सेज के स्केयर मीन से यूज होती है, मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज का यूज होता है, उसके बारे में है। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों की दोनों ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो यहां पर आंसर आता है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स? मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन हैं? ए बाउले, बी कार्ल पियर्सन, सी रोनाल्ड अ फिशर, डी नन ऑफ दीज। जल्दी से आपका आंसर लिखेंगे जो भी आपका आंसर है। लेट्स गो, हम इसके आंसर की बात करते हैं। तो देखिए रोनाल्ड अ फिशर को मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का फादर कंसीडर किया जाता है, लेकिन कई जगह इस चीज को लेकर थोड़ा डाउट भी है। तो फिलहाल के लिए हमारा सही आंसर होगा रोनाल्ड अ फिशर। So let's go to question number 9. Question number 9 दिया गया, the book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of the Nation written by Adam Smith। देखो यहाँ दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहली बात तो ये बुक किसने लिखी? An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation किसने लिखी? एडम स्मिथ ने लिखी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब इसको पब्लिश कब किया गया क्वेश्चन आता है, 1756 में, 1876 में, 1776 में या 1796 में? तो जल्दी से आपका आंसर आप लिखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं हमारे आंसर की कि सही आंसर क्या है और आपको देखना है कि आपका आंसर सही है गलत है। तो राइट आंसर इज 1776 में इसे एडम स्मिथ ने जो है, इसमें 1776 में जो है ये बुक पब्लिश हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक पब्लिश हुई थी और ये लिखी थी एडम स्मिथ ने। तो आप याद रखेंगे कि ये बुक कब पब्लिश हुई थी, 1776 में इसको पब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ रहा है, बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आता है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? रोनाल्ड फिशर, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जे.आर. हिक्स। जल्दी से आपका आंसर लिखेंगे। सो द राइट आंसर इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। सो दिस इज द राइट आंसर। अगर आपका आंसर सही है तो 1 मार्क्स देंगे आप, अगर सही नहीं है तो आप 0 मार्क देंगे। समझकर सही आंसर प्रिपेयर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जब हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स इन कॉलम फर्स्ट बाय मैचिंग देम विद रेस्पेक्टिव कॉलम 2। यानी कि कॉलम फर्स्ट और 2 को आपस में मैच करना है और बताना है कि सही आंसर क्या है। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है, स्कैर्सिटी डेफिनेशन किसने दी है, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है? यहां पर 4 ऑप्शंस लिखे हैं, आप जल्दी से आंसर बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है। तो ध्यान रखना, वेल्थ डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने ही इकोनॉमिक्स को अ साइंस ऑफ वेल्थ माना है। सो अगर हम बात करते हैं फोर्थ जो ए है, ये इसके लिए सही क्या है, फोर्थ है। यानी कि ए का फोर्थ जहां पर भी होगा वहां हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम अगर बात करते हैं तो केवल सी है जहां ए का फोर्थ है, तो हमारा सही आंसर सी होगा। यानी कि अगर एक भी मैचिंग ठीक हो जाती है तो हमारा काम सेट हो जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। बट फिर भी आगे की मैचिंग हम कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया है वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया है। तो वेलफेयर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेलफेयर माना था अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इसका आंसर आता है बी जो है
वो है एल्फ्रेड मार्शल, यानी कि बी का थर्ड है। तो देखिए यहाँ पर बी का थर्ड आ रहा है। स्कैरसिटी डेफिनेशन जो थी इकोनॉमिक्स की वो किसने दी थी? स्कैरसिटी डेफिनेशन दी थी रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने इसको चॉइस के लिए कहा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट सी का आंसर है, तो सी का फर्स्ट है। और डेफिनेटली फिर ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है वो पाउल ए सैमुअल्सन ने दी है, यानी कि हम बात करते हैं इसमें क्या आ जाता है? डी आता है। तो सही आंसर हमारा आ जाता है सी। मैचिंग के केस में एक चीज बहुत अच्छी होती है, अगर आपको कोई एक आंसर आता है और वो आपका ऑप्शन मैच कर जाता है तो आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती है। नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया, तो आप बहुत ध्यान से इनको समझेंगे। असर्शन दिया गया मदर कुकिंग फूड फॉर आवर फैमिली इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रीजन दिया गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। जल्दी से देखेंगे आपके अनुसार आंसर क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर। लेट्स स्टार्ट, समझते हैं। आपको अगर क्वेश्चन को पढ़ना है यू कैन पॉज द वीडियो। नाउ यहाँ पर दिया गया अ मदर कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई विच आर इकोनॉमिक एंड विच आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जिन एक्टिविटीज को मनी अर्न करने के लिए किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, और जिन एक्टिविटीज को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है, जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, उनको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहां पर कहा गया है अ मदर कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मदर जब अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है तो उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसका रिटर्न मनी नहीं होता। तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ये भी ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं मनी अर्न करने के लिए, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अगर हम देखते हैं असर्शन बिल्कुल ठीक है, रीजन बिल्कुल ठीक है, और जो रीजन है वो असर्शन की ही एक्सप्लेनेशन है। तो सही आंसर होगा ए, both are correct and reason is a correct explanation of assertion. Now let's go for question number 13. Question number 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है। Question number 13 में लिखा हुआ है statistics dash statistics refers to the information in terms of numerical data such as population statistics, employment statistics etc. इन प्लूरल सेंस में ठीक है, इन सिंगुलर सेंस में ठीक है, दोनों सेंस में ठीक है, या किसी भी सेंस में ठीक नहीं है। जल्दी से आपको आंसर लिखेंगे। तो आइए समझते हैं। सिंपली हम कहते हैं सिंगुलर सेंस में आते हैं मेथड्स, तो ये मेथड नहीं है। सिंगुलर सेंस में आते हैं मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम कहते हैं सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। सिंगुलर सेंस में आता है। तो बाकी क्या आता है? प्लूरल सेंस में आता है। तो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल डाटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, किस में आता है? प्लूरल सेंस में आता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 पर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद। स्टैटिस्टिक्स किस चीज से कंसर्न है? पहला क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन से, दूसरा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से, सी बोथ ए एंड बी, और डी नाइदर ए नॉर बी। जल्दी से आपका आंसर लिखेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स कंसर्न नहीं होती क्वालिटेटिव डाटा से, क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा कोई भी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। हाई और लो, गुड और बेटर, इनसे कोई रिजल्ट नहीं आता है। स्टैटिस्टिक्स डाटा सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में डील करता है। सो देयर राइट आंसर इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। सो बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है स्टैटिस्टिक्स इंप्लाइज। स्टैटिस्टिक्स क्या इंप्लाइज करती है? क्वांटिटेटिव डाटा, स्टैटिस्टिकल मेथड, बोथ एंड नाइदर ए नॉर बी। जल्दी से आंसर लगाएंगे आप। तो सही आंसर क्या है? देखिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी कहा था, यहां क्वांटिटेटिव डाटा स्टडी किया जाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सी इज द राइट आंसर। दोनों बिल्कुल ठीक है, ए बी और बी भी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स रिटन बाय एल्फ्रेड मार्शल। देखो बेटा यहां पर फिर से एक बात आई है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखी है? एल्फ्रेड मार्शल ने लिखी है। और ये कब पब्लिश हुई थी? यहां हमारा क्वेश्चन आता है। जल्दी से आपका आंसर लगाएंगे, कब पब्लिश हुई थी?
तो आइए हम बात करते हैं आंसर की। आंसर है 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को पब्लिश किया गया था और ये लिखा था अल्फ्रेड मार्शल ने। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा एक स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। तो यहां पर बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नॉट यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ डेटा। बी दिया गया स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। सी दिया गया प्रिपरेशन ऑफ फूड एट होम टू सेल इट टू द कस्टमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड डी दिया गया ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। तो जल्दी से देखेंगे आपके अनुसार कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। आइए आंसर की ओर चलते हैं। सबसे पहले दिया गया स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नॉट यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ डेटा। बिल्कुल गलत है। स्टैटिस्टिकल मेथड से हम डाटा ही तो एनालाइज करते हैं और ये कह रहे हैं नॉट यूजफुल है, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, पहले ही करेक्ट नहीं है, यानी कि 17 का सही आंसर आता है ए। फिर भी हम आगे स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिंगल चेंजेस से स्टैटिस्टिक्स पर अफेक्ट नहीं होता है। सी की बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फूड एट होम टू सेल इट टू द कस्टमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल, अगर हम घर पर खाना बना रहे हैं और को कस्टमर्स को बेचना है तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि पैसा के लिए हो रही है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। बिल्कुल, हमारी वांट्स बहुत ज्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो लिमिटेड हैं। तो बी, सी एंड डी सब करेक्ट हैं, केवल ए करेक्ट नहीं है। तो 17 का राइट आंसर आता है ए। आइए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है विच एक्टिविटी इज बेस ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से सारा प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रहा है। प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एंड सेविंग। जल्दी से आपका आंसर लिखेंगे आप। सो हियर द राइट आंसर इज कंजप्शन। कंजप्शन की वजह से ही सब कुछ चल रहा है, हर चीज कंजप्शन की वजह से है। तो सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी का जो बेस है वो क्या है, कंजप्शन है, क्योंकि कंजप्शन करेंगे तभी तो प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन हो किस लिए रहा है, कंजप्शन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इसलिए कंजप्शन को कहा जाता है बेस ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स फैसिलिटेट्स, स्टैटिस्टिक्स किसे फैसिलिटेट करती है। कंपैरिजन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड डिस्पोजल ऑफ डाटा। जल्दी से आपका आंसर लिखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स किसको फैसिलिटेट करती है, कंपैरिजन को, ताकि रिजल्ट आउट किया जा सके, रिजल्ट बताया जा सके। सो द राइट आंसर इज ए, स्टैटिस्टिक्स फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डाटा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। अक्षरुज इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। He is a producer, consumer, service provider and service holder. जल्दी से आपका आंसर लगाएंगे। चलिए हम बात करते हैं आंसर की। हमें पता है प्रोड्यूसर कौन होता है, हमें पता है कंज्यूमर कौन होता है। अब बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, जिसके यहां लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। जो जॉब देता है, जो सैलरी देता है, वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, और जो जॉब करता है, जो सैलरी लेता है, वो सर्विस होल्डर होता है। अब अगर हम बात करते हैं अक्षरुज मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, यानी कि ये दूसरे के यहाँ सर्विस कर रहा है, तो ये सर्विस होल्डर है, प्रोवाइडर नहीं है। तो राइट आंसर विल बी डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, यहां पर अगर हम पढ़ते हैं तो एल्फ्रेड मार्शल डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। Robbins defines economics as a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Third, the Adam Smith defines economics as a science of wealth which studies the process of production, consumption, distribution of wealth. And fourth दिया गया है, as per the economist, non-economic activities are related to the use of scarce resources. These scarce resources must have some market value. तो जल्दी से आप देखेंगे आपका आंसर क्या सही है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट एंड ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जोन सा भी आपका आंसर है, जल्दी से आपका आंसर मेंशन करेंगे यहाँ पर। आइए हम बात करते हैं फर्स्ट। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा है
इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ मैनकाइंड बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो एल्फ्रेड मार्शल ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। रॉबिन्स ने कहा है इकोनॉमिक्स साइंस जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एज पर द इकोनॉमिस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। नो नो नो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का इस रिसोर्सेज से कोई लेना देना नहीं होता, इनका यूज होता है सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। फोर्थ सही नहीं है। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर होगा सी। 22 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कौन एक स्टैटिस्टिक्स का फीचर नहीं है? स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कंपेरेबल। जल्दी से आपका आंसर बताएंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ABCD। तो आइए बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी सिंगल डाटा कोई रिजल्ट नहीं देता है। स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, बिल्कुल इसे क्वांटिटेटिव डाटा में एक्सप्रेस करते हैं, क्वालिटेटिव में नहीं, इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर, बिल्कुल ठीक है, किसी सिंगल फैक्टर के चेंज होने पर स्टैटिस्टिक्स का फर्क नहीं पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कंपेरेबल, क्योंकि अगर कंपेरेबल नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो चारों ठीक है, सही आंसर होगा डी, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल नहीं है? एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो द एज ऑफ 16 years is ₹500 per month. Over last 10 years, India has won 60 test matches in cricket and lost 50. Geeta has ₹500 note in her purse. At present, average life expectancy in India is around 70 years, while during the British rule it was around 33 years. तो कौन सा एक एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स नहीं है? जल्दी से आपका आंसर लिखेंगे। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले दिया है एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 16 years इज ₹500। बिल्कुल ये डाटा बता रहा है, डाटा बता रहा है कि 16 years से कम बच्चों का जो पॉकेट अलाउंस है वो इतना है। ओवर द लास्ट 10 years इंडिया वोन 60 मैचेस एंड लॉस्ट 50, ये भी एक रिजल्ट बता रहा है। गीता हैज ₹500 नोट इन हर पर्स, इससे कोई डाटा हमारे सामने नहीं आ रहा है। भाई इसके पास कोई सामान है तो हम क्या करें, इससे कोई डाटा तो क्लियर नहीं हो रहा। तो सी है जो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा सी। डी भी पढ़ लेते हैं। एट प्रेजेंट एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड 70 years, जबकि जो ब्रिटिश रूल में थी 33 years थी। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए डी भी जो है स्टैटिस्टिक्स है, केवल सी स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी? कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड ऑल ऑफ दीज। बहुत आसान है, आप इजीली कर लेंगे। तो आइए इसकी बात करते हैं। ये तीनों ही फॉलोइंग, ये तीनों के तीनों स्टेज बताते हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी को, और इसलिए इसका आंसर आता है डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमने पढ़ा था सिंगुलर सेंस में इसका मतलब होता है कलेक्शन। सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, एनालिसिस होता है और इंटरप्रिटेशन होता है। तो इस सारे के सारे स्टेजेस होते हैं और मेथड्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। 25 की ओर चलते हैं। With regard to distrust of statistics, which of the following statement is not correct? Statistics are tissues of falsehood. There are 3 kinds of lies: lies, demand lies, and statistics. Statistics is a rainbow of lies. Statistics is expressed numerically. आपको सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे कि कौन सा स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स के डिस्ट्रस्ट के मामले में करेक्ट नहीं है, यानी कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो डिस्ट्रस्ट को नहीं बता रहा है। तो केवल एक स्टेटमेंट है, वो है ये जो इसके फीचर को बता रहा है, स्टैटिस्टिक्स इज एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। सो द राइट आंसर विल बी डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज 26, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 39.58 million tons in 1974-75 to 106.5 million tons in 2013 and 14. The production of rice in 1974 to 75 and 13 to 14 in million shows quantitative data. और हमें बताना है कि क्या ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। जल्दी से आपका आंसर लिखेंगे।
तो आइए हम बात करते हैं, ए असर्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, यहां से इतना प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। चलिए, तो नॉर्मल सी स्टडी दी गई है, रीजन बता रहा है प्रोडक्शन जो हमने बताया है कि इतने से इतना इंक्रीज हो गया है, ये क्वांटिटेटिव डाटा है, बिल्कुल है, क्योंकि इसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए क्वांटिटेटिव डाटा है। जब भी कोई डाटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया था उसको क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं, यानी कि असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।